गुड मॉर्निंग फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स 360। आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चंस के ऊपर। हमारी स्ट्रैटेजी है कि हम 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पढ़ते हैं जिसके पीछे की न्यूज़ और कॉन्टेक्स्ट भी हम लोग साथ साथ में समझ लेते हैं की पॉइंट्स के मत द्वारा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। और ये जो न्यूज़ होती है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और एग्ज़ाम रिलेटेड कंटेंट है, तो ध्यान से अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, और अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर वन, which state recently became the first in India to enact a law legally recognizing women as independent farmers, introducing the Women Farmer Certificate WFC? बताइए कौन से स्टेट में मतलब फर्स्ट इंडियन लॉ निकला है वुमेन फार्मर सर्टिफिकेट के ऊपर। इंडिपेंडेंट फार्मर उनको इंट्रोड्यूस किया गया है, उसका नाम रखा गया है वुमेन फार्मर सर्टिफिकेट। महाराष्ट्र, आंसर बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र बिकेम द फर्स्ट इंडियन स्टेट, ये फर्स्ट इंडियन स्टेट बना है टू इनैक्ट अ लॉ रिकॉग्नाइजिंग वुमेन एज इंडिपेंडेंट फार्मर through the Maharashtra Women Farmer Empowerment Act 2026. The act introduced the Women Farmer Certificate, which recognizes women as farmers even if they do not own agricultural land. ठीक है, देखो महाराष्ट्र जो है वो इंडिया का पहला स्टेट ऐसा है जो बना जिसमें वुमेन को इंडिपेंडेंट फार्मर का लीगल स्टेटस दिया गया है। पहले बहुत सी वुमेन्स ऐसी होती थी जो क्या कहा करती थी कि ज़मीन जो है वो उनके नाम नहीं है, तो उसकी वजह से उनको गवर्नमेंट रिकॉर्ड में जो है फार्मर नहीं माना जाता था। ठीक है, अब वुमेन फार्मर सर्टिफिकेट मतलब WFC के थ्रू वुमेन लोन, सब्सिडी, क्रॉप इंश्योरेंस एंड गवर्नमेंट स्कीम्स के बेनिफिट जो हैं वो खुद ले सकेंगी वो। ठीक है, अगर हम एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है और लॉ वुमेन एम्पावरमेंट से भी रिलेटेड है ये जो न्यूज़ है, तो इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, जो मेन बात है वो वुमेन के ऊपर हुई है कि अगर वो जो है अपना एग्रीकल्चर लैंड जो है वो नहीं भी करती हैं तो भी उनको एज अ सर्टिफिकेट वुमेन फार्मर सर्टिफिकेट के थ्रू जो है रिकॉग्नाइज किया जाएगा और वो लोन सब्सिडी इन सबका फायदा उठा सकती हैं, मतलब ले सकती हैं। ठीक है, देखो लिखा हुआ है गवर्नमेंट सब्सिडीज, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, क्रॉप इंश्योरेंस, एग्रीकल्चर स्कीम्स एंड वेलफेयर बेनिफिट्स। Question number two, the Parivartan scheme recently approved with total outlay of 9,585 crore primary aims to replace which of the following in the national capital region? You have four options, बताइए इसका आंसर क्या होगा। हर क्वेश्चन को दो बार पढ़िए उसके बाद उसका आंसर दीजिए। ठीक है, द आंसर इज ओल्ड ट्रक्स एंड बसेस, आंसर नंबर बी। तो कुछ इसके की पॉइंट्स के ऊपर नजर डाल लेते हैं कि क्या मतलब है। देखो जो परिवर्तन स्कीम का मेन पर्पस एनसीआर में चलने वाले पुराने और ज़्यादा पॉपुलेशन फैलाने वाले कमर्शियल ट्रक्स और बसेस को रिप्लेस करना है, इसका मोटा मोटी मतलब यही है। ठीक है, जो भी कमर्शियल बस और ट्रक्स ट्रसेस हैं उनको रिप्लेस करना। इनकी जगह क्या होगा, BSVI या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं, ये देखो BSVI कंप्लेंट्स या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं वो लाए जाएंगे जिससे एयर पॉल्यूशन कम होगा और एनवायरनमेंट को फायदा मिलेगा। ठीक है, ये स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स MOHUA ने अप्रूव की है। अगर इसको थोड़ा सा हम वैसे देखेंगे तो ये काफ़ी अच्छी और मतलब इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, तो उसको याद रखिएगा। ठीक है, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि मिनिस्ट्री ऑफ HOU इसके बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री, अंडर द संकल्प विजन इंट्रोड्यूस्ड बाय द सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट which enterprise resource planning module was recently developed to the digitalize project life cycle? You have four options. Give me the answer. The answer is ENIRMIT, निर्मित। ठीक है, ई निर्मित,
CPWD introduced the eNirmit ERP module under the Sankalp vision to digitalize the entire project life cycle. The platform enables real-time project monitoring, standardized billing and digital workflow management. देखो इसका मेन मतलब क्या है कि CPWD सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जिसे हम कहते हैं ने अपने संकल्प विजन के अंदर ई निर्मित ERP मॉड्यूल लॉन्च किया है। इसका पर्पस जो है वो गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को प्लानिंग से लेकर कंप्लेंट तक डिजिटली मैनेज करना है, ठीक है, जिससे बिलिंग मॉनिटरिंग और जो ट्रांसपेरेंसी जो है वो इम्प्रूव हो सके, ठीक है। इससे प्रोजेक्ट में डिले और करप्शन कम करने में भी बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, ठीक है। ये इसका मेन मोटिव है। देखो ट्रांसपेरेंसी एफिशिएंसी अकाउंटेबिलिटी एंड टाइमली एग्जीक्यूशन ऑफ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ठीक है। The next question is, as per the official notification from 30 June 2026, it's mandatory for all central public sector enterprises to settle MSME invoices through which RBI authorized platform. You have four options. Give me the answer. If you are not able to read the question, you can pause your video and then give the answer. Okay. द आंसर इज TREDS, ठीक है। इसका तो कुछ थोड़ा मतलब हम समझ लेते हैं क्या है कि गवर्नमेंट जो है उसने डिसाइड किया है कि सभी CPSE सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो स्कीम्स हैं उनको MSMEs के इनवॉइसेस का पेमेंट TREDS मतलब ट्रेड रिसीवल डिस्काउंटिंग सिस्टम जिसे हम बोलते हैं के थ्रू करना होगा। इस प्लेटफॉर्म में MSME को पेमेंट जल्दी मिलता है और उन्हें पैसे के लिए लंबा वेट नहीं करना पड़ता है, ठीक है। TRDS को RBI ऑथराइज किया है, देखो RBI ऑथराइज इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म है ये, ठीक है। और ये स्मॉल बिजनेस की कैश फ्लो प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करता है, ठीक है। ये इसका मेन पॉइंट है। देखो द इम्प्रूव द कैश फ्लो रिड्यूस पेमेंट डिलेस एंड एनहांस करता है वर्क फ्लो को जो कैपिटल अवेबिलिटी ऑफ MSMEs है, ठीक है। द इनिशिएटिव स्ट्रेंथ द MSME sector promotes ease of doing business and supports timely digital payments. Next question is question number 5. India's first dedicated ICMR Center of High Altitude Medicine and Public Health Research has been established in which district of Himachal Pradesh? तो बताइए कहाँ पे बनाया गया है, स्टैब्लिश किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5. The answer is Lahaul and Spiti. India's first ICMR Center of High Altitude Medicine and Public Health Research is being established at Kelong in the Lahaul and Spiti district of Himachal Pradesh. ठीक है, लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट के हिमाचल प्रदेश में जो है मेडिकल हाई ऑल्टीट्यूड मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ रिसर्च सेंटर जो है वो खोला गया है। और ये किस लिए खोला गया है? जो मतलब हमारा हाई ऑल्टीट्यूड जो एरियाज होते हैं वहाँ पे लोगों को ऑक्सीजन की समस्या होती है, लो ऑक्सीजन की वजह से दिक्कतें होती हैं, बहुत सारी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स जो होते हैं उनके बॉडी में पड़ते हैं, ठीक है, हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज के का कारण। तो उस चीज के ऊपर क्या दवाई बन सकती है क्या नहीं है उसके लिए रिसर्च सेंटर जो है वो बनाया गया है। इट सपोर्ट्स मेडिकल रिसर्च हेल्थ केयर सर्विसेज एंड इमरजेंसी रिस्पॉन्स। अगर कोई चीज इमरजेंसी केस फंस जाता है तो उसमें हम कैसे रिएक्ट करेंगे क्या है क्या नहीं, उस सारी चीज़ों के लिए ये डेवलप किया गया है। फॉर पीपल लिविंग एंड वर्किंग इन माउंटेन रीजन्स, जो भी हमारे वर्कर्स हैं हमारे सोल्जर्स हैं, ठीक है, जो लोग वहाँ पे रहते हैं उन लोगों के लिए। द लोकल कम्युनिटीज जो वहाँ पे रहती हैं, टूरिस्ट वहाँ पे जो जाते हैं, मॉनिटरीज हैं, डिफेंड पर्सनल वाइल स्ट्रेंथिंग इंडियाज हाई ऑल्टीट्यूड मेडिकल रिसर्च। The next question is question number 6. Incoming British Prime Minister Andy Romer recently announced the cancellation of which controversial flagship program to redirect funds towards the cost of living crisis. You have four options. Read the question and give the answer.
आई होप यू टेक द आंसर। आंसर नंबर बी, मैंडेटरी डिजिटल आईडी स्कीम। ठीक है। देखो, अब हम लोग थोड़ा इसके ऊपर पॉइंट्स पे नजर डाल लेते हैं, इसका क्या मतलब है। ब्रिटेन के नए पीएम एंडी ब्रोमन ने मैंडेटरी डिजिटल आईडी स्कीम को कैंसिल कर दिया। ठीक है, जो मैंडेटरी हुआ करती थी। इस प्रोजेक्ट पर बहुत ज्यादा खर्च हो रहा था और लोग प्राइवेसी को लेकर कंसर्न कंसर्न थे बहुत ज्यादा। तो अब इस पैसे को कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस और पब्लिक वेलफेयर पर खर्च किया जाएगा। ठीक है, ये इसका मेन मोटिव है। इसका एम क्या है, अननेसेसरी पब्लिक एक्सपेंडिचर वाइल फोकसिंग ऑन इकोनॉमिक रिलीफ एंड पब्लिक वेलफेयर के लिए यूज किया जाएगा था। द मूव रिफ्लेक्ट्स द यूके एम्फेसाइजेस ऑन एफिशिएंट पब्लिक स्पेंडिंग एंड एड्रेसिंग इमीडिएट इकोनॉमिक चैलेंजेस फेस बाय सिटीजंस। ठीक है, अब ये जो है वो पब्लिक के वेलफेयर के लिए यूज किया जाएगा ये पैसा, जो कि क्या है, 1.8 बिलियन एलोकेटेड फॉर द प्रोजेक्ट, ये एलोकेट किया गया है। और ये बहुत अच्छी तरीके से याद रखना, क्योंकि जो ये होता है एक संख्या, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आई होप ये आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। एट द थर्ड इंडिया EU ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल मीटिंग फॉर्मल negotiations were confirmed for India's association with which research and innovation program? You have four options. Comment the answer. क्या कोई आंसर होगा? Answer number B, Horizon Europe. India and the Europe Union confirmed common negotiations for the India's association and Horizon Europe. Horizon Europe is the EU flagship research and innovation program with a budget of approximately 93.5 billion. The partnership will enhance scientific research innovation. देखो मेन मतलब क्या है, इंडिया यूरोप जो यूरोपियन यूनियन ने हॉरिजन यूरोप प्रोग्राम में इंडिया की पार्टिसिपेशन के लिए फॉर्मल नेगोशिएशंस जो है वो शुरू की हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा रिसर्च एंड इनोवेशन प्रोग्राम में से एक है। ठीक, ये याद रखना। इंडिया साइंटिस्ट और इंस्टीट्यूशन के को इंटरनेशनल कोलैबोरेशन का मौका मिलेगा। ठीक है, ये इसका मोटिव है और इसको अच्छी तरीके से याद रखो। द इनिशिएटिव स्ट्रेंथ इंडिया यूएस स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज रिसर्च एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये इन दोनों के बीच का एक समझ लो समझौता है और उन दोनों के कोलैबोरेशन को एक मौका मिलेगा, किसको, इंडिया और EU को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, फॉलोइंग ट्विन अर्थक्वेक्स दैट स्ट्रक northern Venezuela, the country accessed USD 346 million in emergency funds from which international organization? You have four options. Comment the answer. Answer is IMF. Venezuela accessed USD 346 million from the International Monetary Fund after devastating earthquakes. The funds were released through the country IMF reserve track to support emerging relief and recovery. The financial assistance will help in reconstruction, humanitarian aid, and रेस्टोरेशन ऑफ एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो उसका मतलब क्या है कि वेनेजुला में भूकंप के बाद रिकवरी के लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड मतलब IMF से इमरजेंसी फंड जो है वो लिया गया। कितना फंड लिया गया? USD 346 मिलियन लिया गया। ठीक है। और IMF का काम फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम मेंबर कंट्रीज को इकोनॉमिक सपोर्ट देना होता है। ठीक है, ये इसका वो है। IMF का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है, ये याद रखो। और इसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? 1944 में हुई थी। ठीक है। Next question, question number 9. On 18 July 2026, several Iranian ballistic missiles struck which air base in Jordan, resulting in the first reported US military strike since the resumption of hostilities. You have four options. Comment the answer. The answer is Muawaf Salty Air Base. ठीक है, Iranian ballistic missiles struck the Muawak Muwafaq Salty Air Base in Jordan on 18 July 2026. The attack resulted in the first reported US military death since the renewed regional conflict.
देखो इसका मतलब क्या है कि जो ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल अटैक में जॉर्डन के मुवाफक सॉल्टी एयर बेस को टारगेट किया गया जहां यूएस सोल्जर्स की डेथ हुई थी। ठीक है। इस इंसिडेंट से मिडिल ईस्ट में टेंशन और ज्यादा बढ़ गई। ठीक है, ये इसका जो है वो उसके पीछे की न्यूज है, इसको याद रखो कि वहां पे जो है सोल्जर्स की डेथ हो गई थी और जो मुवाफक सॉल्टी एयर बेस है उसको टारगेट किया गया था। द इंसिडेंट मार्क द मेजर आइसोलेशन ऑफ टेंशंस इन द मिडिल ईस्ट। बहुत ज्यादा टेंशन बढ़ गई थी मिडिल ईस्ट में इससे। द स्ट्राइक हाईलाइटेड द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ एयर डिफेंस सिस्टम, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन इन द रीजन। ठीक है। जो जॉर्डन की कैपिटल जो है वो अमम है, AMMAN। ठीक है, अमन। ठीक। और question number 10. What is the primary objective of the Vishwas 2026 initiative launched by the Employees Provident Fund Organization EPFO? विश्वास 2026 के बारे में एक बार जाकर जरूर पढ़ लेना कि ये क्या इनिशिएटिव है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। The answer is answer number B, amicable settlement of damages penalty disputes. ठीक है, इसके की पॉइंट्स के ऊपर थोड़ा नजर डाल लेते हैं। उन वन टाइम डिस्प्यूट सेटलमेंट इनिशिएटिव्स, द स्कीम फैसिलिटेट्स the amicable settlement of disputes related to damages and penalties to default commitment committed on or before 14 July 2026। एम्स क्या था इसका? रिड्यूस लिटिगेशन, इंकरेज वॉलंटरी कंप्लेंट्स एंड सिंप्लीफाई द रेजोल्यूशन ऑफ लॉन्ग पेंडिंग केसेस। देखो ईपीएफओ ने विश्वास 2026 इनिशिएटिव लॉन्च किया है ताकि जो एम्प्लॉयर्स हैं और ईपीएफओ के बीच पेनल्टी और डैमेजेस से जुड़े जो भी डिस्प्यूट्स हैं उनको पीसफुली सेटल कर लिया जाए। ठीक है, या फिर सेटल कर लिया जा सके, ये इनका मोटिव है। ठीक है, इससे लीगल केसेस जो है वो कम होंगे और कंप्लेन जो है वो भी बढ़ेंगी, जो कंप्लाइंस है वो भी बढ़ेंगे। देखो कंप्लाइंस जो है वो बढ़ेंगे और जो उनकी वो हैं लेगिटेशंस हैं, जो कि लीगल केसेस हैं, वो कम होंगे। ठीक है। जो ईपीएफओ है वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर जो है वो काम करता है, इसे याद रखना। किसमें काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, इसके अंदर काम करता है ईपीएफओ। ठीक। क्वेश्चन नंबर 11। अंडर द ड्राफ्ट कैफे 3 norms, India is transiting its automotive fuel efficiency testing method from the modified Indian driving cycle MIDC to which international procedure? The answer is WLTP, मतलब वर्ल्ड वाइड हार्मोनाइज्ड लाइट व्हीकल टेस्ट प्रोसीजर। देखो इसका मोटा मोटी मतलब क्या है कि इंडिया पुराने MIDC मॉडिफाइड इंडियन ड्राइविंग साइकिल, ठीक है, इसको टेस्टिंग सिस्टम की वजह इस सिस्टम की वजह क्या लाएगा? वर्ल्ड वाइड हार्मोनाइज लाइट व्हीकल टेस्ट प्रोसीजर, इसको यूज करेगा। ठीक है, इससे व्हीकल की फ्यूल एफिशिएंसी और जो एमिशंस हैं उनको उनका टेस्ट ज्यादा एक्यूरेट होगा। ठीक है। CAFA का फुल फॉर्म क्या है? कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी नॉर्म्स, जो फ्यूल कंजप्शन और पॉल्यूशन कम करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, इसको याद रखना। CEFA क्या है? कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी नॉर्म है, जो किसके लिए बनाया गया है? फ्यूल कंजप्शन और एयर और पॉल्यूशन को कम करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, इसके बारे में मैं बोल रही हूँ। ठीक, इस नॉर्म के बारे में। क्वेश्चन नंबर 12। अकॉर्डिंग टू नीति आयोग रिसेंटली लॉन्च्ड, नीति आयोग के बारे में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लो। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। रोड मैप। इंडिया एम्स टू स्केल इट्स बायो इकोनॉमी टू व्हाट वैल्यू बाय द ईयर 2047। ठीक है, बताओ कितना स्केल करना चाहता है बायो इकोनॉमी टू व्हाट वैल्यू ऑफ द ईयर 2047, मतलब 2000। ठीक है, बताओ 2047 तक इंडिया कितना बायो इकोनॉमी के उससे एम कर रहा है। नीति आयोग ने अभी जो रिसेंटली रोड मैप लॉन्च किया है उसके अकॉर्डिंग 2.6 ट्रिलियन डॉलर। ठीक है,
तो नीति आयोग aims to expand India's bioeconomy to $2.6 trillion by 2047 through its long-term roadmap. The roadmap also targets increasing the bioeconomy to 691 billion by 2035. The economic growth देखो इसका मोटा मोटी मतलब समझो कि नीति आयोग ने रोड मैप लॉन्च किया है जिसका टारगेट क्या है 2047 तक इंडिया की बायो इकोनॉमी को 2.6 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाना है। बायो इकोनॉमी में बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, बायो मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, बायो एनर्जी, ठीक है, बायो बेस्ड इंडस्ट्रीज, ये सारी चीज़ शामिल हैं। इसका मेन मोटिव यही है। ये क्या प्रमोट करेगा? इनोवेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड स्ट्रेंथ करेगा इंडिया ग्लोबल लीडरशिप इन बायोटेक्नोलॉजी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि आप लोगों को सामने दिख रहा है, अगर आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा करना है, बूस्ट करना है, तो यू कैन ज्वाइन आर टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप कम्युनिटी फॉर डेली करंट अफेयर्स की लाइव नोटिफिकेशन, क्लास नोटिफिकेशन, डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ। इसकी पीडीएफ भी आप लोगों को टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। और एक और पीडीएफ आती है जिसमें सारे क्वेश्चंस होते हैं, वो भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। जो आने वाले नए नए नोटिफिकेशंस होते हैं उनके बारे में भी आपको वहाँ पे पता चल जाएगा। और क्विज, पोल, ये सब होता है, इसको जरूर लगाओ और अपनी आदत डाल लो कि ये तो मतलब है लगाने ही लगाना है। ठीक है, इट इज फ्री, तो यू कैन ग्रैब। और डेली करंट अफेयर्स के ब्लॉग आते हैं वहाँ पे, तो आपको रीड करना चाहिए। ठीक है, वो इट कैन ऑल्सो इम्प्रूव योर रीडिंग स्किल्स। ठीक है, रीडिंग स्किल्स बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13, इन इसरो गगनयान qualification test, what is the purpose of crew module uplighting system, CMUs? You have four options, comment the answer. I hope you give the answer. Question answer number B, ensuring the module returns to an upright position after splashdown. देखो, जो गगनयान मिशन में अगर क्रू मॉड्यूल समुद्र में उल्टा गिर जाए तो CMUS उसे ऑटोमेटिकली सीधा कर देगा, कर देता है। ठीक है, इससे एस्ट्रोनॉट की सेफ्टी और ज्यादा इंश्योर होती है। इसी चीज के लिए ये बनाया गया, इंश्योरिंग द मॉड्यूल रिटर्न्स टू एन अपराइट पोजीशन आफ्टर स्प्लैश डाउन। इसी की टेस्टिंग हुई है। ठीक है, देखो गगनयान जो है वो इसरो का पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है, इसको याद रखो। ठीक। इंडिया इम्प्रूव द क्रू सेफ्टी के लिए बनाया गया है। रिकवरी ऑपरेशंस एंड मिशन रिलायबिलिटी आफ्टर ओशन लैंडिंग, अगर ओशन में लैंड होता है तो। इंडिया फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन, ये देखो मैंने जैसे आपको बताया, बाय इसरो। ठीक है, डेवलप्ड बाय इसरो टू सेंड इंडिया एस्ट्रोनॉट इनटू लो अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, next question is question number 14, the nidar 2.0 challenge launched by the Ministry of Electronics and Information Technology encouraged the development of drone flight controllers powered by which indigenous open standard processor? ठीक है, I hope you give the answer. वेगा। देखो इसके ऊपर थोड़ा नजर डाल लेते हैं, क्या है कि जो MEITY मीति जो है ने निदार 2.0 चैलेंज लॉन्च किया है, जिसमें पार्टिसिपेंट को इंडिजिनस वेगा प्रोसेसर पर ड्रोन फ्लाइट कंट्रोलर डेवलप करना होगा। ठीक है, इंडिजिनस ड्रोन फ्लाइट कंट्रोलर जो है वो डेवलप करना होगा। वेगा रिस्क वी आर्किटेक्चर पर बेस्ड इंडिया प्रोसेसर है। ठीक है, Vega is indigenous developed by the processor by CDAC based on the open standard RISC-V architecture. The initiative aim is the क्या promote self-reliance in drone technology, reduce dependence of imported processors, मतलब जो बाहर से हमारे कंट्री में आता है। ठीक है, हम लोगों को डिपेंडेंस अपनी कम करनी है, इनका मेन मोटिव ये है। ठीक है, कि हम डिपेंडेंट, जो बाहर की कंट्रीज से डिपेंडेंट है ना, जो भी टेक्नोलॉजी है उस पे, या फिर है ना, तो उससे हमें सेल्फ रिलायंस इन ड्रोन टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना है, अपने आप सारी चीज़ों को सेल्फ डिपेंडेंट बनना है। ठीक है, ये इसका मेन मोटिव है। द चैलेंज सपोज द आत्मनिर्भर भारत विजिंग by fostering innovation and indigenous hardware development and advanced drone technology by for civilian and strategic applications. Question number 15. In July 2026, which country successfully achieved its first controlled recovery of a reusable rocket?
boosted on a sea-based net platform? You have four options. Comment the answer. देखो, मैं आप लोगों को एक आपके मतलब की इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी, इसको अच्छी तरीके से समझो और सुनो। देखो, हमारी एक वेबसाइट है करंट अफेयर्स 360, ठीक है। आप लोग वहां पे जाओ, अपना ब्राउजर खोलो, ठीक है, और उसमें सर्च करो करंट अफेयर्स 360। फर्स्ट, द वेरी फर्स्ट वेबसाइट यू क्लिक, ठीक है, सबसे पहले वाली वेबसाइट को क्लिक करोगे, ठीक है, और उसमें जाके उस पूरी वेबसाइट को स्क्रॉल करो, ठीक है। वो इंग्लिश हिंदी दोनों में है। अगर आप हिंदी पे क्लिक करोगे तो पूरा पेज हिंदी में ट्रांसलेट हो जाएगा बिना किसी दिक्कत के, और इंग्लिश में आप देखना चाहो तो पूरा इंग्लिश में, ठीक है। वहां पे आप साइड में जाओगे तो ई बुक्स का ऑप्शन आएगा। तो जब आप ई बुक वाले सेक्शन में जाओगे तो वहां पर मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक्स जो है वो अवेलेबल है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको डेली डेली करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, बट एक जगह मंथली पीडीएफ चाहिए होती है जिससे कि वो मंथ का पूरा रिवाइज कर सके, ठीक है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास मंथली करंट अफेयर्स की पीडीएफ अवेलेबल है। वो सिर्फ और सिर्फ 9 रुपए में है, ठीक है। 9 रुपए इज नॉट अ बिग प्राइस, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो 9 रुपए में आपको कोई चीज इतनी अच्छी मिल रही है, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मिल रहा है, तो यू कैन ग्रैब इट। और अगर आप उसके बगल में देखोगे तो आपको बहुत सारे सब्जेक्ट वाइज जो है वो भी ई बुक्स मिल जाएंगे, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस वगैरह वगैरह, बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो हैं उसकी ई बुक्स जो हैं वो भी अवेलेबल हैं, सिर्फ और सिर्फ 25 रुपए में, ठीक है। तो आप उसको चाहिए, उसका कंटेंट पढ़िए क्या है, और अपने प्रिपरेशन को और ज़्यादा अच्छी तरीके से बूस्ट करिए, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो डेली करंट अफेयर्स नहीं पढ़ते हैं, उन्हें सिर्फ और सिर्फ मंथली करंट अफेयर्स पढ़ने होते हैं। उनके लिए वो चीज़ वरदान है, ठीक है। आप वो चाहिए, जाके बाय करिए, ठीक है। उसको देखिए क्या है क्या नहीं, उसका अंदर का कंटेंट पढ़िए, देन यू विल कमेंट और बता सकते हैं आप कि आपका कैसा रहा जर्नी, ठीक है। इसके आंसर पे चलते हैं। इसका आंसर क्या है? आंसर सी इज चाइना। China successfully achieved the first controlled recovery of a reusable rocket booster on a sea-based net platform in July 2026। देखो, चाइना ने पहली बार रियूजेबल रॉकेट बूस्टर को सी बेस्ड नेट प्लेटफॉर्म पर सक्सेसफुली रिकवर किया। इस टेक्नोलॉजी से स्पेस मिशन की कॉस्ट जो है वो काफ़ी कम हो सकती है, और क्योंकि रॉकेट का जो कुछ हिस्सा है वो दोबारा यूज़ किया जा सकता है, तो ये हमारे लिए रियूजेबल बन गया है। द रिकवरी बूस्टर बिलोंग टू द लॉन्ग मार्च 10B रियूजेबल रॉकेट, मार्किंग अ मेजर माइलस्टोन ऑफ चाइना रियूजेबल स्पेस। कॉस्ट उसका जो प्राइस है, ठीक है, जिसकी कॉस्ट है वो भी हमारी इम्प्रूव होगी, ठीक है। वो कॉस्ट को, लॉन्च कॉस्ट को वो करेगा, रिड्यूस करेगा, इंक्रीज करेगा मिशन फ्रीक्वेंसी को, और इम्प्रूव करेगा सस्टेनेबिलिटी ऑफ स्पेस मिशन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। विच कंट्री डिफीटेड फ्रांस 6-4 टू क्लिंच द ब्रॉन्ज मेडल इन द फीफा वर्ल्ड कप 2026 थर्ड प्लेस प्ले ऑफ, ठीक है। या फोर ऑप्शंस, आई होप यू गिव द आंसर। आंसर नंबर सी, इंग्लैंड। देखो, इसका मतलब क्या है ये समझो। जो फीफा वर्ल्ड कप 2026 है, इसके बारे में थोड़ा जाके पढ़ लेना क्या है। इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से, मतलब ये 6-4 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप 2026 का ब्रोंज मेडल जो है वो जीता है, ठीक है। इस मैच में बुकायो साका ने हैट ट्रिक बनाई, ठीक है, और इंग्लैंड की जीत में इम्पोर्टेंट रोल निभाया है। ये इसका मतलब है। देखो, स्कोरिंग अ हैट ट्रिक, प्लेइंग अ की रोल ऑफ इंग्लैंड विक्ट्री, ठीक है। फीफा का हेड क्वार्टर जो है वो ज्यूरिंग में स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। कहाँ पे है? ज्यूरिच, स्विट्जरलैंड में, ठीक। ये याद रखना। थर्ड प्लेस फॉर इंग्लैंड एंड हाईलाइटेड द टीम स्ट्रॉन्ग अटैकिंग परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द टूर्नामेंट। ठीक है, ये थर्ड प्लेस जो है वो करता है, सिक्योर करता है। क्वेश्चन नंबर 17। ब्रिटिश एथलीट जॉश कर shattered a 27 years old world record in which athlete event at the London Diamond League? You have four options. Comment down your answer. आई होप यू गिव द आंसर। द आंसर इज मेंस माइल, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा समझ लो क्या है इसका मतलब। ब्रिटिश एथलीट जॉश केयर ने लंदन डायमंड लीग में मेंस माइल इवेंट का 27 साल पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिया, ठीक है। ही कंप्लीटेड द रेस 3 मिनट 42.66 सेकेंड्स, ब्रेकिंग द प्रीवियस वर्ल्ड रिकॉर्ड
343.13 मतलब ठीक है, इसको समझो। ठीक, इन्होंने 42.66 सेकेंड्स, 3 मिनट 42.66 सेकेंड्स का रिकॉर्ड जो है मतलब इसमें रिकॉर्ड तोड़ा है, जो पहले रिकॉर्ड बना था उससे। एंड स्टूड फॉर 27 स्टेट, जो 27 सालों से था, और 27 साल बाद उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया। डायमंड लीग प्राइमरी एनुअल सीरीज ऑफ एथलीट कॉम्पिटिट्स ऑर्गेनाइज बाय वर्ल्ड एथलीट। ठीक है, इस अचीवमेंट में एथलेटिक्स जो है ने एक नया बेंचमार्क जो है वो सेट किया है। डायमंड लीग जो डायमंड लीग है वो वर्ल्ड एथलेटिक्स की एनुअल इंटरनेशनल कंपटीशन जो है वो सीरीज है। ठीक है, ये याद रखना, वर्ल्ड प्राइमरी सीरीज ऑफ एथलेटिक कंपटीशन ऑर्गेनाइज बाय वर्ल्ड एथलेटिक्स, ये ऑर्गेनाइज की गई थी किसी वर्ल्ड एथलेटिक्स के द्वारा। द अचीवमेंट हाईलाइट्स द जोश के एक्सेप्शनल मिडल डिस्टेंस रनिंग एबिलिटी एंड मार्क्स वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन मॉडर्न एथलेटिक्स। ये मैंने बता दिया शायद 3 मिनट 42.7 सेकंड में। Question number 18. Due to Canada's intense wildfires, which city was briefly ranked as the most polluted city in the world on 18 July 2026? You have four options. Comment down your answer. The answer is New York briefly became the most polluted city in the world due to thick wildlife smoke drifting from Canada. The smoke significantly reduced air quality and visibility, लीडिंग द हाईएस्ट पॉल्यूशन लेवल। देखो इसका मतलब क्या है कि जो, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, कनाडा का वाइल्ड फायर से, जो कनाडा के वाइल्ड फायर है उनसे निकले धुएं की वजह से न्यूयॉर्क कुछ समय के लिए दुनिया का सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड जो है वो सिटी बन गया है। इससे पता चलता है कि इस देश की इन्वायरमेंट प्रॉब्लम, जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है वो दूसरे देशों को भी अफेक्ट कर सकती है। ठीक है, एयर क्वालिटी इंडेक्स हवा की क्वालिटी को मेजर करता है, ये समझो। ठीक है, एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, हवा की क्वालिटी को मेजर करता है। द इवन हाईलाइट्स द क्रॉस बॉर्डर इम्पैक्ट्स ऑफ वाइल्ड फायर्स, ये क्रॉस बॉर्डर इम्पैक्ट ऑफ वाइल्ड फायर्स को भी हाईलाइट कर रहा है। ठीक है, एंड द ग्रोइंग चैलेंजेस, जो चैलेंजेस ग्रो हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की वजह से, उनको भी हाईलाइट कर रहा है। ठीक है, बता रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 19, तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन। साइंटिस्ट रिसेंटली डिस्कवर्ड 24 मिलियन ईयर ओल्ड फॉसिल लीव्स ऑफ विच प्लांट इन द टिकक पार्वत फॉर्मेशन ऑफ असम। आई होप यू गिव द आंसर। देखो अगर मैं आंसर आप नहीं दे पाए हो तो आप आराम से वीडियो को पॉज करके उसके बाद क्वेश्चन पढ़ के आंसर दे सकते हो। द आंसर इज केवरा screwpine. Scientists discovered 24 million year old fossil leaves of Evora screwpine in Tikak Parvat formation of Assam. The fossil indicates the Kevra plant existed in the India subcontinent continent long before the formation of the Himalayas. देखो असम के तिकक पर्वत फॉर्मेशन में साइंटिस्ट जो है उनको 27 मिलियन, सॉरी 24 मिलियन, 27 मिलियन बोल रही हूँ, 24 मिलियन साल पुराने केवरा प्लांट के फॉसिल लीव्स मिले हैं। ठीक है, इस डिस्कवरी में इंडिया के पुराने क्लाइमेट और वेजिटेरियन के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती है। ठीक है, फॉसिल्स से अर्थ जियोलॉजिकली हिस्ट्री और एवोल्यूशन को समझने में मदद मिलती है, ये थोड़ा सा समझो। ठीक है, फॉसिल्स से, जो फॉसिल होते हैं उनकी मदद से हमें क्या मिलता है, अर्थ को जियोलॉजिकली जो भी हिस्ट्री है उसको और इवोल्यूशन को समझने में कि क्या है कैसे है उसको, उससे हमें मदद मिलती है। डिस्कवरीज हेल्प करता है साइंटिस्ट को प्लांट एवोल्यूशन, बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरमेंटल चेंजेस ओवर मिलियन ईयर्स। ठीक है, ये याद रखो इतने सालों में क्या चेंजेस आए हैं हमारे उसमें, वो सारी चीज़ों को समझने में मदद मिलती है। The last question is, in July 2026, scientists identified a new monkey species named the Lickvilly monkey in the Democratic Republic of Congo. Which of the following is the closest known relative? इसके closest known relative नाम बताइए। Colobus santanus. The answer is A. Colobus santanus. Satanus. ठीक है, the Lickvilly monkey is a newly identified monkey species discovered in the Democratic Republic of Congo. Scientists identify
as a closest known relative, despite the two species being separated by more than 1200 किलोमीटर. The discovery enhances साइंटिफिक देखो मतलब क्या था, साइंटिस्ट ने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में लिक्विली मंकी नाम की एक नई जो है प्रजाति जो है वो डिस्कवर की है. इसका सबसे क्लोज रिलेटिव कोलोबस सेंटानस जो है वो है. ये डिस्कवरी बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन और वाइल्ड लाइफ रिसर्च के लिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और महत्वपूर्ण है. ठीक है. प्राइमेट एवोल्यूशन बायोडाइवर्सिटी एंड स्पीस डिस्ट्रीब्यूशन इन सेंट्रल अफ्रीका, ये एनहांस करता है साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग को इन सारे केसेस में. ठीक है. द फाइंडिंग emphasizes the importance of wildlife research, habitat conservation and protecting tropical rain forest ecosystem. आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी. ठीक है. एक बार ये वीडियो पढ़ने के बाद अपना कमेंट में आंसर ज़रूर बताना कि आपके कितने स्कोर बने हैं 20 में आउट ऑफ 20. एंड जो मैंने आपको बताया पीडीएफ के बारे में, ई बुक्स के बारे में, उसको जाके एक बार ज़रूर देख लो. ठीक है. और वहाँ पर फ्री में मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है बहुत सारे. ठीक है. तो आप मॉक टेस्ट भी देना इसको मतलब चालू करो, जिससे कि लीडर बोर्ड पे आपका नाम जो है वो शो करने लगे. ठीक है. स्ट्रीक बनाओ वहाँ पे, आप जितने दिन वहाँ पे बिताओगे उसकी स्ट्रीक बनती चली जाएगी और आपका लीडर बोर्ड पे नाम जो है वो शो होगा. तो जाओ उसको एक बार देखो और उसकी आदत बना लो. ठीक है. ज़रूर करो उस चीज़ को, क्योंकि वो फ्री है और आपकी प्रिपरेशन को भी एक बूस्ट कर रहा है. ठीक है. स्टेप आउट कर रहा है, तो फिर ज़रूर उस चीज़ को ग्रैब करो. ठीक है. बाकी आज के लिए इतना ही. आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा. कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट में बता दो. ठीक है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए टाटा बाय बाय. और प्रिपरेशन ऐसी ही चलती रहे, कंसिस्टेंसी बना के रखो. बाय बाय.